बहुत बहुत झारखंड में स्वागत है। और आपने जैसा कि अभी आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का दूसरा राज्य अधिवेशन जो झारखंड का आपने लिया यहाँ पर पलामू में, डाल्टनगंज में, तो अभी ओबीसी के संदर्भ में जैसा कि इसमें स्लोगन में भी दिख रहा है, लिखा हुआ है कि जाति आधारित जनगणना करो वरना कुर्सी खाली करो। तो मेरा सवाल ये है सर कि मंडल रिपोर्ट का जो अनुसार जो ओबीसी की संख्या 52% है और आज़ादी के 75 साल बाद भी ओबीसी की एक भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ओबीसी के नाम पर ओबीसी में चेतना नहीं है जी। और ओबीसी में धार्मिक चेतना ब्राह्मणों के द्वारा पैदा किया गया और धार्मिक चेतना के आधार पर ओबीसी ब्राह्मणों के पीछे लगा हुआ है जी। और ओबीसी जब ब्राह्मणों के पीछे लगा हुआ है तो आज़ादी के 77 साल में ब्राह्मणों की राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनकी संख्या 3.5% है जी। उनकी राष्ट्रीय पार्टियां इसलिए हैं क्योंकि उनके पीछे ओबीसी लगा हुआ है। जिस दिन ओबीसी उनके पीछे जो लगा हुआ है वहाँ से अलग हो करके ओबीसी के नाम पर चेतना पैदा हो जाएगी, ओबीसी में जागृत हो जाएगा, संगठन बनाना शुरू करेगा, उस दिन देश में ओबीसी की राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी। तो इसका कारण ये है कि ओबीसी की चेतना नहीं है, हिंदू की चेतना है जी। और हिंदू का ठेकेदार ब्राह्मण है। तो हिंदू के नाम पर जितनी एकता बनती है उसका फायदा अकेले ब्राह्मण को हो रहा है, क्षत्रिय और वैश्यों को भी नहीं हो रहा है। क्षत्रिय और वैश्यों का भी उपयोग ब्राह्मण लोग हिंदू के नाम पर कर रहे हैं लेकिन उनको भी कोई फायदा नहीं हो रहा है उसका। ये ओबीसी जनगणना का जो सवाल है भी भारत में देखा जाए तो लगातार उठते रहा है और मंडल कमीशन के आंदोलन से लेकर अभी भी, और इसको लेकर दिल्ली में भी एक बड़ा 2011 के में एक बड़ा आंदोलन हुआ था, रैली हुई थी। तो अभी बीजेपी की जो सरकार है वो तीसरी बार सरकार बनी है और उसमें बड़े पैमाने पर ओबीसी के लोग भी शामिल हैं। तो आखिर बीजेपी में सरकार में ओबीसी के लोग शामिल है, उसके बावजूद भी जो है ओबीसी की जाति जनगणना वो कर नहीं रहे हैं, फिर भी ओबीसी के सांसद और विधायक उनके समर्थन में क्यों हैं? नहीं, ओबीसी के सांसद विधायक समर्थन में नहीं हैं। ओबीसी के तो सांसद विधायक होते ही नहीं जी। एससी के सांसद विधायक होते हैं, एसटी के सांसद विधायक होते हैं, ओबीसी में पैदा हुए लोग सांसद विधायक होते हैं। ओबीसी का कोई कोटा निर्धारित नहीं है जी। एक बात यह है कि जैसे एससी एसटी का कोटा निर्धारित है ऐसे ओबीसी का कोई कोटा निर्धारित नहीं है जी। तो ओबीसी में पैदा होना और ओबीसी का नेता होना ये दो बातें हैं जी। जैसे नरेंद्र मोदी जिस जाति में पैदा हुए वो ओबीसी में चली गई इसलिए वो ओबीसी हो गए। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी का इतिहास देखा जाए, कभी ओबीसी के हक अधिकार के लिए कोई आंदोलन किया, कोई रैली किया, कोई प्रदर्शन किया? नहीं किया। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नेता नहीं है। हाँ, वो जिस जाति में आते हैं वो ओबीसी में चली गई इसलिए वो ओबीसी हैं, लेकिन वो ओबीसी नेता नहीं है। इसी प्रकार से जो तमाम सांसद विधायक जीतते हैं वो किसी न किसी पार्टी के टिकट पर जीतते हैं और वो जिन पार्टियों के टिकट पर जीतते हैं तो उनका मालिक वो पार्टी का मुखिया होता है, जो पार्टी का हाई कमान होता है वो होता है। एससी एसटी को बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट में बहुत कुछ कहा कि ये जो जॉइंट इलेक्टोरेट है इससे दलाल, भड़ुए, चमचे, कुत्ते और काटने वाले और भौंकने वाले नहीं, तलुए चाटने वाले और दुम हिलाने वाले कुत्ते पैदा हो जाएंगे, ऐसा जी। ओबीसी को तो रिजर्वेशन ही नहीं मिला तो पूना पैक्ट भी लागू नहीं है। जनरल सीट पर चुनाव जीत कर जाता है लेकिन पार्टी अनुशासन के नाम पर ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को गुलाम बना लिया गया है जी। पार्टी अनुशासन, मान लो आप पार्लियामेंट में कुछ बोलना चाहते हैं, आपका पार्टी हाईकमान नहीं चाहता, बीप का कानून है। तो ओबीसी के नाम पर जो चुनकर भेज रहे हैं लोग, ओबीसी के लोग जो उनको चुनकर भेज रहे हैं कि हमारे सामाजिक समूह से है और ये जाने के बाद हमारी लड़ाई लड़ेंगे, तो अगर वो पार्टी और उसके अनुशासन में रहकर वो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या कहा जाए? ओबीसी के जो लोग ओबीसी समझकर भेज रहे हैं तो उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि देश में दल बदल कानून लागू है जी। और बीप का सिस्टम है। अगर कोई आदमी किसी पार्टी से सांसद या विधायक बनता है और वो पार्टी लाइन के खिलाफ जा कर के संसद में वोटिंग करता है या विधानसभा में वोटिंग करता है तो उसकी विधानसभा या लोकसभा की सदस्यता रद्द हो जाती है। इसका मतलब है कि पार्टी लाइन तय करने का अधिकार तो पार्टी हाईकमान को है। तो जो ब्राह्मणों की पार्टियों से एमपी एमएलए जीत करके जा रहे हैं, चाहे वो ओबीसी हो या एससी हो या एसटी हो या माइनॉरिटी हो,
वो अपने समाज की बात इसीलिए नहीं उठाते क्योंकि वो पार्टी अनुशासन से बंधे हुए लोग हैं। दूसरा, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है। ऐसे भी तो बहुत सारे लोग जाते हैं। तो अभी अच्छा, ओबीसी के नाम पर लोग कम चुनकर भेज रहे हैं, जाति के नाम पर लोग ज्यादा चुनकर भेज रहे हैं। जी जी। मान लो 5 साल तक किसी पार्टी की सरकार है, उसको लोग कह रहे हैं नहीं बहुत खराब सरकार है, खराब सरकार है, खराब सरकार। फिर उसी की जाति के आदमी को उसी पार्टी ने टिकट दे करके उसकी लोकसभा में भेज दिया, फिर उनका सोच बदल जाता है। वो कहते नहीं अब अपनी जाति का आया है तो अपनी जाति का आया है तो इसलिए जिताना है। तो मजबूत कौन होगा? जाति का यहाँ से जिता रहे हो, वहाँ कौन मजबूत हो रहा है? तो जिस पार्टी को 5 साल आप कहते रहे कि ये सरकार गलत है, हमारे खिलाफ में काम कर रही है, जाति के आदमी को टिकट आने की वजह से आप उसको और ज्यादा मजबूत कर रहे हो। तो ये जो जाति और धर्म के नाम पर जब तक ओबीसी वोट डालना नहीं बंद करेगा, तब तक ओबीसी का सांसद विधायक ओबीसी के हक की बात नहीं बोलेगा। जिस दिन जाति धर्म से ऊपर उठकर ओबीसी के हक अधिकार की बात पर वोट डालना ओबीसी शुरू कर दिया, तो उस दिन उनको बोलना पड़ेगा, क्योंकि उनको फिर पता चलेगा, फिर जाना है जनता के बीच। अभी वर्तमान में कांग्रेस और बीजेपी की जो द्विदलीय व्यवस्था है, तो क्या लग रहा है 70-75 साल में एक तो 1931 के बाद जनगणना नहीं हुआ और कांग्रेस बीजेपी लगातार सरकार में आ रही है, तो अभी क्या लगता है कि आगे भी ओबीसी का वहाँ रहने से उनका हित होने वाला है या कुछ उसका विकल्प के रूप में आगे विकल्प खड़ा हो सकता है? नहीं, कांग्रेस बीजेपी ओबीसी के लिए कभी हित की नहीं थी। अगर ओबीसी की बात किया जाए तो कांग्रेस बीजेपी ने ओबीसी के लिए कौन सा ऐसा नेक काम किया जिसके आधार पर यह कहा जाए? मान लो ओबीसी को मंडल कमीशन लागू हुआ तो जनता पार्टी के सरकार में लागू हुआ, बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब लागू हुआ। नहीं तो ये कांग्रेस वाले तो इतना दिन तक लटका कर रखे थे, तो ये तो लागू ही नहीं होने देते। अगर बीजेपी ने कौन सा नेक काम किया ओबीसी के लिए? वो कहते हैं हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया मगर उसकी बात कोई मानता ही नहीं। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि गड़बड़ी हुई, घोटाला हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट कुछ करने के लिए ही तैयार नहीं है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई बात ही नहीं मान रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कह रहा जनगणना करो, सरकार कर ही नहीं रही है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दिखा रहे हैं बीजेपी वाले हमने किया, मगर उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ना कांग्रेस ओबीसी के हित में कोई काम कर रही है किया, ना बीजेपी किया, तो स्वाभाविक रूप से ना कांग्रेस ओबीसी के लिए विकल्प है, ना बीजेपी ओबीसी के लिए विकल्प है। लेकिन ओबीसी के लोगों को गुमराह किया जाता है, कभी ओबीसी का चेहरा दिखाकर, कभी धर्म का वास्ता देकर, कभी जाति का वास्ता देकर। तो वैचारिक चेतना ना होने की वजह से ये समस्या है। ओबीसी को हिंदू के नाम पर एक समर्थन लिया जाता है। जैसे बड़ा धार्मिक आंदोलन कोई भी चलता है तो उसमें बड़े पैमाने पर ओबीसी उसमें शामिल होते हैं, लेकिन जब जाति गणना की बात आती है तो जो लोग धर्म का आंदोलन के लिए बात करते हैं वो कभी जनगणना के लिए आंदोलन नहीं चलाते हैं। तो इससे ओबीसी को कैसे बाहर निकाला जाए, या ओबीसी जो सामाजिक समूह है उसको कैसे बाहर निकाला जाए? नहीं, ओबीसी के अंदर जब ओबीसी की चेतना नहीं है, धार्मिक चेतना है जी, तो धार्मिक आधार पर ओबीसी का फायदा उठाया जा रहा है। जब ओबीसी के अंदर ओबीसी की, जैसे मान लो पिछले 10-15 साल से हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं जाति आधारित जनगणना और तमाम इशूज को लेकर ओबीसी के अंदर ओबीसी की चेतना पैदा हो, तो इसका एक पॉलिटिकल इफेक्ट ये दिखा कि आज बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं जो इन सब चीज़ों के विरोध में रही, उनका इतिहास रहा, उन लोगों ने इन मुद्दों को उठाना शुरू किया। इवन बीजेपी भी रिजर्वेशन के मुद्दे को उठाने के लिए मजबूर हो गई, कांग्रेस भी मजबूर हो गई, जाति जनगणना के मुद्दे को उठाने के लिए मजबूर हो गई, तमाम मुद्दे को उठाने के लिए। तो ये क्यों हो गया? ये इसलिए हो गया कि ओबीसी में 1%, 2%, 4% या कुछ भी ऐसा लगा कि अब ओबीसी के मुद्दों पर भी बात करने लगा है। अगर ये बात नहीं उठाएंगे तो वोट नहीं मिलेगा, तो नुकसान हो सकता है चुनाव में जी। तो अगर इस चेतना को बढ़ा दिया जाए, जो लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अगर इस चेतना को बढ़ा दिया जाए ओबीसी में, ओबीसी के हक अधिकारों को लेकर के अगर चेतना बढ़ा दिया जाए, तो ओबीसी की संख्या इतना ज़्यादा है कि हर पार्टी, हर नेता को मजबूर होना पड़ेगा कि ओबीसी के SC/ST की बात करे, नहीं करेगा खारिज हो जाएगा। SC/ST के लोग अपने हक अधिकार को लेकर पहले से ओबीसी की तुलना में ज़्यादा जागृत है। तो अगर ओबीसी में ये चेतना बढ़ जाए तो ओबीसी, SC/ST और माइनॉरिटी, इनकी बात फिर राजनीति में होना शुरू हो जाएगी।
जी। अभी सर आप झारखंड में हैं और झारखंड में भी बड़े पैमाने पर ओबीसी सामाजिक समूह के लोग हैं, तो झारखंड के जो ओबीसी के लोग हैं, ये जो आंदोलन आप लेके चल रहे हैं, जातीय आधारित जनगणना करो वरना कुर्सी खाली करो, तो एक तरीके से ये कांग्रेस बीजेपी जो अभी तक वर्तमान में सत्ता में बैठी है, ये करना नहीं चाहते, ऐसा तो स्पष्ट दिख रहा है। तो उसके लिए झारखंड के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, इस देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये आंदोलन जो है आपका, ये भविष्य में जो है सफल हो और इस देश में ओबीसी की जातीय जनगणना जो है वो सुनिश्चित हो? देखिए, किसी समाज की ताकत उस समाज में कितने मजबूत संगठन है उसके आधार पर आंकी जा सकती है। जी। आज़ादी के 77 साल में ओबीसी का एक भी राष्ट्रीय स्तर का मजबूत संगठन नहीं है। जी। तो इससे ये बात पता चलती है कि ओबीसी सामाजिक रूप से जागृत नहीं है और इसलिए उसका संगठन कमज़ोर है, इसलिए उसका कोई मजबूत संगठन आज़ादी के 77 साल में नहीं बन पाया। बिना संगठन के लोकतंत्र में आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हो। लोकतंत्र में अगर आपको अपने हक अधिकार लेने हैं तो उसके लिए मजबूत सांगठनिक ताकत अगर आपके पास होगी तो ही आप लड़ाई लड़ सकते हो। तो मैं तो झारखंड आया हूँ, तो झारखंड के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा देश भर में काम कर रहा है, तो इसको ताकत दीजिए, इसकी कमेटियाँ गाँव-गाँव तक बनाइए, इसको मजबूत करिए। तो झारखंड में भी जो ओबीसी की समस्याएं हैं और देश में भी जो ओबीसी की समस्याएं हैं उसको लेकर के सड़कों पर उतरा जा सकता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। जी। तो चुनाव तो जब आता है जाता है। जी। लेकिन अगर हम अपने हक अधिकारों के बारे में सतर्क हैं तो विधानसभा लोकसभा घेर सकते हैं। अभी वर्तमान में जो देश में हालात है, जिस तरह से ओबीसी का जो सवाल है, उसी तरीके से आदिवासी का भी झारखंड में बड़े पैमाने पर जल जंगल ज़मीन छीना जा रहा है, उनके अधिकार भी छीने जा रहे हैं। इसी तरह से शेड्यूल कास्ट के भी है, अन्य सामाजिक जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनका भी है। तो इस आंदोलन, आपके आंदोलन के साथ साथ क्या इनका आंदोलन भी, इनके साथ भी न्याय हो, क्या इस तरह का कुछ आपके? वो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी ये सब इकट्ठा होते हैं तो फिर वो देश की सत्ता पर कब्जा करते हैं। जी। तो ये आपस में एक हो सकते हैं। मैंने वहाँ से भी कहा माइक पे कि ये हमारे नेचुरल दोस्त हैं। जी। जो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी हैं ये नेचुरल दोस्त हैं आपस में। जी। और जिनसे जो लोग हमसे दोस्ती कर लेते हैं आकर के, जी। और फिर हमारे पास भी जो थोड़ा मलाई है वो भी निकाल कर लेके चले जाते हैं। जी। जी। तो इससे उनके पास ज़्यादा चर्बी इकट्ठा हो गई है। जी। अब ज़्यादा चर्बी वालों से दोस्ती करोगे और कहोगे कि भैया आपने चर्बी थोड़ा ज़्यादा ले लिया, कुछ हमको दे दो, तो वो तो देने वाला नहीं है। मान लो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये एक फार्मूला है। जी। अब अगर ये फार्मूला उनसे कहा जाए जो पहले जिनकी संख्या से कई गुना ज़्यादा उनका हर क्षेत्र में कब्जा है। अभी एक रिपोर्ट आई तो उसमें 80% से ज़्यादा जो नेशनल वेल्थ है, पूरे देश की जो संपत्ति है, उसमें उन लोगों का कब्जा है। जी। अब आप ऐसे लोगों से कहोगे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी लागू करना है। अरे भाई, वो 80% से ज़्यादा पहले कब्जा किया है तो अपना कम करवाने के लिए जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आंदोलन को साथ देगा। है तो ये इंसाफ। जी। लेकिन वो इंसाफ क्यों चाहेगा जब उसके पास ऐसे ही बहुत ज्यादा हो गया है, तो वो इंसाफ क्यों चाहेगा? अब इंसाफ के लिए कौन लड़ेगा? जिसको इंसाफ की जरूरत है, जिसके साथ नाइंसाफी हुई है। ना इंसाफी करने वाला इंसाफ के लिए क्यों लड़ेगा? जिसके साथ ना इंसाफी हुई है वो इंसाफ के लिए लड़ेगा। और ना इंसाफी किसके साथ हुई? आदिवासियों के साथ हुई, शेड्यूल कास्ट के साथ हुई, ओबीसी के साथ हुई, माइनॉरिटी में सभी प्रकार की माइनॉरिटी के साथ हुई। तो इनके साथ ना इंसाफी हुई। तो अगर इनके साथ ना इंसाफी हुई, अगर राजनीतिक परिदृश्य देखा जाए तो राजपूतों के साथ भी बहुत ना इंसाफी हुई है। राजपूतों के साथ भी, राजपूतों का भी उपयोग ही कर रही हैं ब्राह्मणों की पार्टियां। तो ये जिनके साथ नाइंसाफी हुई है उनको एकजुट किया जा सकता है। जिनके साथ जो नाइंसाफी करने वाले लोग हैं उनसे दोस्ती नहीं हो सकती। तो इनको एकजुट अगर करते हैं तो देश में एक कांग्रेस का विकल्प है, एक बीजेपी का विकल्प है, एक तीसरा विकल्प देश में 85-90% लोगों का खड़ा हो सकता है। जी। एक आखिरी सवाल सर, अभी देश के अंदर ईवीएम से जो चुनाव हो रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है कि ईवीएम की सरकार में जो भी लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन चला रहे हैं तो उस आंदोलन को कुचलने का या उनके ऊपर फर्जी मुकदमे करने का या बहुत सारे ऐसे षड्यंत्र किए जा रहे हैं। तो अभी ईवीएम के सवाल पर आप क्या कहना चाहेंगे कि इस ईवीएम वाली जो चुनी हुई सरकारें बन रही हैं उसमें आपका आंदोलन क्या लगता है कि सफलता हासिल करेगा या हमारे पूरे होंगे? देखिए, जो सरकार होती है
उसका काम है आंदोलन को कुचलना, वो कुचलती है। जी। क्यों? क्योंकि वो लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। अगर लोकतांत्रिक होती तो ये कहती कि नहीं, आंदोलन इनका अधिकार है और इनको करने दिया जाए, हम सहमत हैं असहमत हैं वो हम देखेंगे, सरकार देखेगी, लेकिन आंदोलन इनका अधिकार है। लेकिन भारत का तो लंबा इतिहास रहा है, जब ईवीएम नहीं भी था तब भी इमरजेंसी लगी थी देश में, वो भी इतिहास रहा है, कांग्रेस इंदिरा गांधी ने लगाया था। तो इसका कारण क्या? अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों के ऊपर गैर लोकतांत्रिक तरीके से राज कर रहे हैं, तो गैर लोकतांत्रिक तरीके से ही हर मूवमेंट को दबाना चाहते हैं, ये मेन थी जी। अब उसमें जो ईवीएम की बात है, वो ईवीएम की बात ये है कि ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 के जजमेंट में कहा था जी। मैं गाँव में घूमता रहता, मैंने कई गाँव में लोगों को पूछा कि जो आप वोट डालने जाते हो तो उसमें एक जगह आप बटन दबाते हो, एक जगह दिखाई देता है, तो दो तो आप जानते ही होंगे जी। वैसे ईवीएम में 3 यूनिट होती है, हाँ, जी। एक कंट्रोल यूनिट, एक बैलेट यूनिट और एक वीवीपैट जी। तो गांव के लोग 3 कहाँ से जान पाएंगे बेचारे, वो 2 ही जानते, क्योंकि एक जगह दबाते हैं एक जगह दिखती। तो हमने कहा क्या आपको पता है कि जहां आप दबाते हो उसकी गिनती होती है कि जहां आप देखते हो उसकी गिनती होती है कि किसी और चीज की गिनती होती है जी। तो उन लोगों ने कहा कि ये हमको पता नहीं है कि कौन सी चीज की गिनती होती है। तो बटन दबाते हैं बैलेट यूनिट में, दिखाई देता है वीवीपैट में, और गिनती होती है कंट्रोल यूनिट की। अब चुनाव आयोग की जिम्मेदारी, संविधान निर्माताओं ने कहा पारदर्शी चुनाव कराना है। पारदर्शी चुनाव का मतलब है कि वोटर को सारा प्रोसेस पता होना चाहिए, तभी तो पारदर्शी है जी। जैसे बैलेट पेपर में था तो मोहर लगाता था, मोड़ता था, बक्से में डालता था, जानता था जो हमने मोड़ के डाला यही गिना जाएगा जी। तो प्रोसेस बिल्कुल क्लियर था, तो वो पारदर्शी हो गया। लेकिन मशीन में किस प्रकार से बटन दबाने के बाद वो कहाँ जा रहा है, कहाँ निकल रहा है, कैसे हो रहा है, ये जो जाने का प्रोसेस है, इसका कुछ पता वोटर को नहीं है। जब वोटर को पता नहीं है तो इसका मतलब पारदर्शी चुनाव नहीं हो रहा है। पारदर्शी चुनाव नहीं हो रहा है तो यही गलत है। दूसरा ये है कि ये तो आधुनिक युग है, AI तकनीकी आ गई, दुनिया चांद पर चली गई, भारत यहाँ से भेज दिया। तो जब इतना सब कुछ हो सकता है तो विज्ञान में किसी मशीन की काट नहीं हो सकती, ऐसा मानना मूर्खता है। ऐसा मानना मूर्खता है कि मशीन की काट नहीं हो सकती, टेक्नोलॉजी की काट नहीं हो सकती। एक टेक्नोलॉजी की काट दूसरी टेक्नोलॉजी हो सकती है, तो ऐसा मानना मूर्खता है कि नहीं ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी कोई काट नहीं है, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी की काट आती रही है, क्योंकि विज्ञान लगातार आगे बढ़ रहा है। तो ईवीएम में भी ये संदेह है, और जब संदेह है तो जहां संदेह है तो वहां अंधकार है, जहां अंधकार है वहां पारदर्शिता नहीं है, और अगर पारदर्शिता नहीं है तो उसको बंद कर देना चाहिए। तो ये गैर और जिनके हाथ में ताकत है, अगर वो उपयोग करने लायक है, आज तो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, देश दुनिया के इंजीनियर सब एक दूसरे के टच में है, तो अगर ये ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, तकनीकी का जमाना है, तो जिनके हाथ में सरकार है वो तो बहुत मजबूत लोग हैं जी। वो गलत उपयोग नहीं करेंगे, इसकी गारंटी कौन ले सकता है? इसको कैसे कहा जा सकता है कि नहीं ये गलत उपयोग नहीं करेंगे इसका? तो ये गलत उपयोग हो रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इससे नहीं हो सकता सही तरीके से, इसलिए कहा पेपर ट्रेल। अब उसमें रास्ता यही है कि पेपर ट्रेल मतदाता को दिख रहा है, वही गिन लो, तो कम से कम मतदाता को क्लियर हो जाएगा जो हम देख रहे हैं वही गिना जा रहा है, तो चुनाव पारदर्शी हो जाएगा। या तो बैलेट पेपर छाप लो तो चुनाव पारदर्शी हो जाएगा। अगर ये दोनों नहीं होता तो ऐसा माना जा सकता है कि देश में चुनाव पारदर्शी नहीं हो रहा है, और इससे अगर गड़बड़ी हो रही है तो जो गड़बड़ी करने वाले लोग निरंकुश तो हो ही जाएंगे जी। जो गड़बड़ी करके जीतेंगे वो तो निरंकुश होंगे ना। तो एक आखिरी सवाल जो है कि जो आपका ये गैर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को कुचलने का काम कर रहे हैं और इस आगे भी करेंगे ऐसा है, तो उस परिस्थिति में आप आंदोलन को कैसे सफल करेंगे और ये गैर लोकतांत्रिक तरीके से अगर करते रहते हैं? देखिए, दुनिया में कोई ऐसी क्रांति नहीं हुई जिसको सत्ता ने कुचलने का काम नहीं किया, कोशिश नहीं किया, मगर रुकी नहीं कोई। वो रास्ता, वो तरीका क्या समझ रहे हैं जी? दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी, इंग्लैंड की क्रांति पढ़ो, रसिया की क्रांति पढ़ो, फ्रांस की क्रांति पढ़ो, जितनी बड़ी बड़ी क्रांतियाँ हुई दुनिया में जी,
तो वहाँ की सत्ता ने उसको कुचलने की कोशिश ना किया हो, ऐसी कौन सी क्रांति है? या भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुआ तो उसको कुचलने की कोशिश सत्ता ने ना की हो, ऐसी तो कोई क्रांति हुई नहीं। लेकिन शासक किसी क्रांति को रोक भी नहीं पाया जी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है क्रांति डिसाइड है, क्रांति तय है, क्रांति होगी। दुनिया की कोई ताकत क्रांति को नहीं रोक पाई है। तो भारत में तो ये छोटे मोटे लोग हैं, ये ज़्यादा बड़े लोग नहीं हैं, ये तो बहुत छोटे लोग हैं। बड़े बड़े लोगों को जनता ने, जब जनता सड़क पर आ गई तो ज़मीन पर पटकने का काम किया जी। तो ये तो छोटे लोग हैं, ये तो वोट मांगने के लिए फिर भी दौड़ते रहते हैं। तो बहुत छोटे लोग हैं, उन लोगों की तुलना में बहुत छोटे लोग हैं। तो क्रांति जब जनता ठान लेती है तो क्रांति कोई भी शासक रोक नहीं सकता है। तो जनता में काम करने के, जनता जिस दिन खड़ी हो गई, जनता ही मालिक है, जनता ही सर्वोपरि है। चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे वो लोकतंत्र हो, मालिक जनता ही है। राजाओं के खिलाफ भी जब जनता खड़ी हो गई तो राजा या तो हाथ पैर जोड़ के भाग गया या तो उसका मर्डर हो गया। साथियों, आप अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी को आज झारखंड में सुन रहे थे और आज उन्होंने अपना यहाँ वक्तव्य दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जो आंदोलन है, जो कारवां है, वो जन जन तक फैले और जाति जनगणना का जो सवाल है वो हल हो। धन्यवाद। जोहार। जय मूलवासी।